नमस्कार एवरीवन, मैं रोहित कुमार अपने चैनल यूपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे ठोसों की द्रवों में विलयता, ठीक है। तो उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अगला हम लोग इसी में पढ़ने वाले थे, जो बचा हुआ था वो था संतृप्त ठीक है, संतृप्त विलयन, ठीक है, ये पढ़ने वाले थे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या होते हैं संतृप्त विलयन। तो देखिए, पहले तो संतृप्त विलयन, ठीक है, निश्चित ताप और दाब पर, या ये कह सकते हैं कि स्थिर ताप और दाब पर अधिक विलय को नहीं घोला जा सकता है। तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। जैसे अब इसे समझने का प्रयास करो। जैसे कि मेरे पास हमने क्या लिया है, एक बीकर लिया है, हमारे पास ये बीकर है एक, ठीक है, ये हमारे पास बीकर है एक, और इस बीकर में हमने क्या लिया है, इस बीकर में क्या लिया हमने, इस बीकर में है विलायक, ठीक है, विलायक। और ये बीकर जहां पर रखा है वहां पर एक कंडीशन है, क्या है कंडीशन है, स्थिर ताप और दाब, ठीक है, ये कंडीशन है वहां पर, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब इसमें क्या हम करें, इसमें हमने क्या घोला है, ठीक है, इसमें हमने विलय, ठीक है, क्या किया है, विलय घोलना इसमें प्रारंभ किया है, ठीक है। जैसे ही विलय घोलना प्रारंभ किया है तो स्थिर ताप और दाब पर, मतलब अधिक विलय नहीं घोला जा सकता है। तो इस प्रकार के बने हुए विलयन को क्या कहते हैं हम? संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये विलायक है, तो विलायक मान लीजिए, विलायक हमारे पास क्या है, H2O है, क्या है, H2O है, ठीक है, जल है। और यहाँ पर हमें जो घोलना है वो मान लीजिए कि हमारे पास जो विलय है वो है FeSO4, ठीक है, फेरस सल्फेट है हमारे पास FeSO4, ठीक है। अब FeSO4 जैसे ही हम इसमें घोलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, FeSO4 जैसे ही हम इसमें घोलना स्टार्ट करते हैं तो घोला हमने बीकर लिया, ठीक है, बीकर में पानी लिया, ठीक है, और लेकर उसमें FeSO4 डालते हैं, डालकर क्या करते हैं, और 2-3 बार सेक करते हैं, उसे हिलाते हैं, और हिलाने के बाद क्या होता है, इसमें जो FeSO4 है वो क्या हो जाता है, FeSO4 है जो वो क्या हो जाता है, घुल जाता है, ठीक है, क्या होता है, घुल जाता है, ये FeSO4 इसमें घुल गया, ठीक है। अब हमने ये तो घुल गया है, ठीक है, अब हमने दोबारा फिर से इसमें FeSO4 डाला, ठीक है, फिर से घुल गया, दोबारा फिर से हमने इसमें FeSO4 डाला। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि इसमें FeSO4 घुलना बंद हो जाता है, तो हमें दिखेगा कि FeSO4 के जो पार्टिकल होते हैं वो इसके बिल्कुल नीचे तरी में हमें बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो हम जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया है, संतृप्त विलयन बन के तैयार हो गया है। तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन है, स्थिर ताप और दाब, ताप और दाब पर, स्थिर ताप और दाब पर
अधिक विलय, अधिक विलय नहीं घोला जा सकता है। अधिक विलय नहीं घोला जा सकता है तो इस प्रकार से प्राप्त विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है। स्तर, ताप और दाब पर अधिक विलय नहीं घोला जा सकता है तो इस प्रकार से प्राप्त विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर उदाहरण के साथ समझ लिया है। ये क्या है? ये पूरा हमारा एक उदाहरण है। क्या है? उदाहरण। ठीक है, इसे हमने उदाहरण से समझ लिया है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा है इसमें, ये हमारा क्या है? उदाहरण। ठीक है, अब दूसरा इसका पॉइंट है। दूसरा क्या है? ये संतृप्त विलयन है। अब दूसरा आता है असंतृप्त विलयन। क्या आता है? असंतृप्त विलयन। असंतृप्त असंतृप्त विलयन। ठीक है, असंतृप्त विलयन। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे। तो ये भी बहुत ही आसान है, इसका जस्ट विपरीत है। स्तर, ताप और दाब पर अधिक विलय नहीं घोला जा सकता। इसमें स्तर क्या है? उसी ताप पर। मान सकते हैं कि स्तर ताप पर या उसी ताप पर, स्तर ताप पर इसमें अधिक विलय घोला जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त विलयन को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो असंतृप्त विलयन कहते हैं। उसी ताप पर, ठीक है, उसी ताप पर अधिक, उसी ताप पर अधिक विलय को घोला जा सकता है। घोला जा सकता है घोला जा सकता है तो इस प्रकार से प्राप्त विलयन को असंतृप्त
विलयन कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो अगर जो इसी तरह से हम क्या ले लें, दूसरा उदाहरण ले लें, इसी में देख लो। ठीक है, ये हम इसे हटा देते हैं। ठीक है, और ये स्थिर नहीं होगा उसी ताप पर। ठीक है, स्थिर नहीं होगा, ताप बस इतना ही रहेगा। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट नहीं रहेगा, कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो विलय है वो क्या होगा, अधिक मात्रा में इसमें घोला जा सकता है। ठीक है, अधिक मात्रा में इसमें घोला जा सकता है। ठीक है, अधिक मात्रा में इसमें घोला जा सकता है विलायक में। जब विलय को, या ऐसे भी कह सकते हैं, जब विलय, यहाँ पे एक डेफिनेशन और भी बन सकती है, क्या है, जब विलायक में विलय को अधिक मात्रा में नहीं घोला जा सकता है तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। दूसरा इसमें कहेंगे, जब विलायक में अधिक विलय को घोला जा सकता है तब हम इसे क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, विलयता पर ताप का प्रभाव। तो देखते हैं इसमें ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ठीक है, चेक करते हैं क्या ताप का प्रभाव पड़ता है विलयता पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। ठीक है, विलयता पर ताप का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यह विलयता पर ताप का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो कैसे पड़ता है, ठीक है, तो हम जो भी प्रभाव देखेंगे वो संतृप्त विलयन के लिए देखेंगे। किसके लिए देखेंगे, संतृप्त विलयन के लिए। किसके लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। जो भी हम क्या देखेंगे, जो भी हम प्रभाव देखेंगे वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए चेक करेंगे। तो देखते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनके लिए हमें देखना है कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इनके लिए चेक करना है हमें ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए देखते हैं, तो ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब पहला पॉइंट इसमें, अगर जो हमने विलयन बनाया है, तो विलयन बनाएंगे तो आप जानते हैं ना, उसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो घुलना मतलब जब भी कोई विलय विलायक में घुलता है तो रासायनिक अभिक्रिया वहाँ पर होती है। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया आपको पता है कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक ऊष्मा शोषी और एक ऊष्मा क्षैपी। एक ऊष्मा शोषी, ठीक है, और एक ऊष्मा क्या होगी, एक ऊष्मा क्षैपी। एक ऊष्मा क्षैपी होगी। ठीक है, एक ऊष्मा शोषी होती है और एक ऊष्मा, ठीक है, क्षैपी होती है। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो जब हम अभिक्रियाएं क्या करते हैं, जब हम दो विलय और विलायक, मतलब जब हम विलय और विलायक को आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, अभिक्रिया तभी पॉसिबल है भाई, जैसे ही हम विलय और विलायक को दोनों को आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो मिलाने के बाद क्या होता है, उन दोनों की वजह जैसे ही मिलाएंगे और मिलाने के बाद हमने देखा उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया, अभिक्रिया नहीं हुई। ठीक है, तो अभिक्रिया कराने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, हमें उसे ऊष्मा देनी पड़ती है। ठीक है, क्या देनी पड़ती है, ऊष्मा देनी पड़ती है। ठीक है भाई, विलय और विलायक को मिला के और उसे हम जब गर्म करेंगे,
तभी तो ऊष्मा, ऊष्मा देने का मतलब क्या है, उसे गर्म करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही उसे हम गर्म करेंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है, तो आप देखना ये क्या हो जाएगा, ताप का प्रभाव। तो जैसे ही हम इसे गर्म करेंगे, ठीक है भाई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का मतलब होता है जब विलय और विलायक को मिलाया हमने, ठीक है, तो वो उनमें अभिक्रिया नहीं हुई, अभिक्रिया नहीं हुई तो इसका मतलब जो विलय था वो विलायक में नहीं घुला। ठीक है, विलय था जो विलायक में नहीं घुला। जब विलय विलायक में नहीं घुला तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे ऊष्मा देनी पड़ेगी। ठीक है, जब रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा हमें देनी पड़े तो उस अभिक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे क्या कराते हैं, ऊष्मा शोषी। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात हो रही है तो आप याद रखिएगा, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जैसे ही हम कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर विलेयता में क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर विलेयता में क्या हो जाता है, विलेयता में वृद्धि हो जाती है। क्या होता है, विलेयता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जब हमने विलय और विलायक को मिलाया था तो वो प्रॉपर मात्रा में जब नहीं मिलते हैं या घुलते हैं, ठीक है, या विलय नहीं होते हैं तो हम उससे क्या करते हैं, उसमें थोड़ी ऊष्मा दे देते हैं, उसे ऊष्मा दे देते हैं, इसका मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। उससे होता क्या है, विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, विलेयता में वृद्धि हो जाती है, विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है, तो विलेयता में वृद्धि हो जाती है। समझने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर, तापमान वृद्धि। ठीक है, और इससे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा इससे, ऊष्मा शोषी मतलब तापमान बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें विलेयता में वृद्धि होगी। क्या होगी, विलेयता में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, विलेयता में वृद्धि हो जाएगी भाई। ठीक है, अब दूसरा ऊष्मा शोषी तापमान में कमी। ठीक है, क्या होता है ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा जैसे अभिक्रिया करी तो वहां से ऊष्मा निकल गई तो तापमान में कमी होती है, तो तापमान कमी। ठीक है, तो क्या होता है, विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, विलेयता में कमी आती है। क्या आता है, ठीक है, क्या होता है, विलेयता में कमी आती है। ठीक है, तो ये था ताप का प्रभाव, विलेयता में ताप का प्रभाव। ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया तापमान में वृद्धि, विलेयता में कमी होती है। ठीक है, तापमान, ऊष्मा शोषी का मतलब तापमान में वृद्धि, तापमान हम बढ़ाएंगे तो विलेयता में वृद्धि होगी और तापमान कम करेंगे तो विलेयता में कमी आएगी। ठीक है, तो विलेयता कम होगी। आप जानते हैं इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकते हैं आप। ठीक है, जैसे किसी चीज़ को घोलो, ठीक है, और वो पूरी पार्शियल मतलब पूर्ण रूप से ना घुले और उसके तापमान में कमी करते जाओ तो वो उसकी विलेयता में भी कमी होती जाएगी। ठीक है, तो ये होता है। तो इसके बाद अब अगला है आपका दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, ठीक है, दाब का प्रभाव। ठीक है, वो देखते हैं दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है तो आप जानते हैं। ठीक है,
विलेयता पर दाब, दाब का मतलब विलेयता पर दाब का कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब बहुत कम, ठीक है, निग्लेजिबल होता है, नगण्य माना जाता है, ठीक है। तो दाब का विलेयता पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, ठीक है, बहुत कम प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों, ठीक है, ये कम, उसने कहा कम क्यों होता है, क्यों, तो यहाँ पे आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्यों, ठीक है। तो ये आपके, ठीक है, दिमाग में सवाल आना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ कि दाब का विलेयता पर कम प्रभाव क्यों पड़ता है, बहुत कम प्रभाव क्यों पड़ता है, ठीक है। तो उस क्यों का जवाब है कि इस क्यों का जवाब है क्योंकि, यहाँ पे चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि अब आप इमेजिन करिए क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि द्रव और ठोसों को अत्यधिक संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि द्रव और ठोस बहुत कम संपीड्य होते हैं, क्योंकि द्रव और ठोस बहुत कम संपीड्य होते हैं, ठीक है। ये आपका क्यों का जवाब है, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, दाब का विलेयता पर यहाँ पे एक शब्द और जोड़ दीजिए, पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, ठीक है, क्योंकि द्रव और ठोस बहुत कम संपीड्य होते हैं, ठीक है। तो ये रीजन था आपका। तो ये ताप का प्रभाव भी हमने देख लिया, दाब का प्रभाव देख लिया, इन्हें याद रखिए, अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि ये अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं गैसों की द्रवों में विलेयता, ठीक है, नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 है ये गैसों की द्रवों में विलेयता, ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। और जो हम लोग अभी पीछे पढ़ चुके हैं वही प्रॉपर्टी किसकी होती है, गैस, मैंने एक सेंटेंस भी कल बोला था, ठीक है, कि जिस प्रकार की प्रॉपर्टी ठोस और द्रव प्रदर्शित कर रहे हैं, उसी तरह की प्रॉपर्टी गैस और द्रव जब आपस में मिलाते हैं, उनकी विलेयता चेक करते हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टी वो प्रदर्शित करते हैं। और इसके साथ कुछ खास चीज़ें हैं गैसों में, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हम बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर जो भी केमिस्ट्री है वो बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, सभी एकदम डिटेल में, इससे डिटेल में आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, और ये बिल्कुल प्योर NCERT, ठीक है, NCERT, ठीक है, वो है, तो उसी से हम पढ़ाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, अधिक से चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, अगर जो पसंद आए तो, ठीक है, और लाइक भी करें, कमेंट भी करें, ठीक है। नमस्कार।